हाय दोस्तों, तो अध्याय 7 प्रकीर्ण जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का ये है। इसमें अपन 41 से जहाँ तक सेक्शन होंगे बावन बावनी तक वहाँ पर अपन जो है देखेंगे। प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, जो बचा हुआ है, जो कहीं से ऐड नहीं हुआ, उसको प्रकीर्ण में रख दिया जाता है। तो 41 है संगम का बने रहना, किसी संगम के बारे में केवल उसके व्यक्ति का नाम परिवर्तन कि किसी औपचारिक कार्य कारण या नहीं समझा जाएगी वह विद्यमान नहीं। संगम का बने रहना धारा 41 में इतना ही आप जो है ये याद कर लें, बहुत है। प्रत्यायोजन की शक्ति, तो प्रत्यायोजन जानते हैं दोस्तों, ये प्रत्यायोजन होता है। ये इसमें मतलब प्रत्याशक्तियाँ जो है प्रत्यायोजित हो जाती हैं। जैसे मान लो एक कोई कमेटी बनी, उसने अपने नीचे एक कमेटी और बना दी, उसको पावर जो है डेलीगेट कर दिए। ये क्या होती है? ये प्रत्यायोजन होता है, ठीक है, डेलीगेशन होता है। प्रत्यायोजन की शक्ति, केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसी सभी या किसी शक्ति का जो धारा 7 या 8 के दोनों धाराओं के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी दशाओं के अधीन यदि कोई हो जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोग कर सकती है, या राज्य सरकार ने प्रयोग कर लिया तो उसका अनुमोदन कर सकती है। शक्तियाँ दो प्रकार से प्रत्यायोजित होती हैं। एक तो पहले लिखित आदेश में या मौखिक से प्रत्यायोजित करे, जब फिर कोई नीचे वाला काम करे या पहले वो काम कर दे और उसका रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन ऊपर वाला कर दे, अधिकारी या सरकार जो भी ऊपर है वरिष्ठ है, तो वो मान लिया जाता है कि ये सही है। तो राज्य सरकार जो है, ठीक है, अपने प्रयोग में और नीचे भी कर सकती है। तो ये प्रत्यायोजन की शक्ति केंद्र सरकार को है, ठीक है। इस तरीके से दो धाराएं हो गई हमारी। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 43 अध्याय 4(6) के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। तो संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के माने CRPC में किसी बात के होते हुए भी ये एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ पर जो है बताई गई है कि अगर अध्याय 4 और 6 में कोई अपराध करता है तो उसके लिए सक्षम अन्वेषण अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कौन से होंगे। तो ए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 2 की उपधारा के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का या समतुल्य पंक्ति का पुलिस अधिकारी। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम है, ठीक है, जो पुलिस उपायुक्त है, जो कमिश्नर उप कमिश्नर है, ठीक है, से नीचे का या इससे समतुल्य जो है अधिकारी इसमें होगा। नंबर 12 मुंबई पुलिस, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद के महानगर, 4 सबसे बड़े नाम महानगर है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद के महानगर क्षेत्र में और संहिता की धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन उस रूप में अधिसूचित किसी अन्य महानगर क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का अधिकारी जो है सक्षम अधिकारी होगा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद तो है, और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होती है CRPC में उनको महानगर घोषित किया गया है। तो वहाँ पर जैसे महानगरों में एक पुलिस आयुक्त अलग से होता है, तो जो असिस्टेंट पुलिस आयुक्त होगा, पुलिस कमिश्नर होगा, उससे नीचे का अधिकारी, ठीक है। किसी भी दिशा में जो खंड का खा संबंध नहीं, पुलिस उप अधीक्षक के नीचे का या समतुल्य पुलिस का अधिकारी है, अध्याय 4(6) के अधीन अन्य किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। तो दोस्तों जो ऊपर बताए गए थे इनसे नीचे का जो है नहीं करेगा। वहाँ पर पुलिस उपायुक्त से नीचे का नहीं करेगा, यहाँ पर सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का नहीं करेगा महानगरों में, और अन्य दशा में जो है DSP यानी पुलिस उप अधीक्षक DSP से नीचे का व्यक्ति जो है इसमें अन्वेषण नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई थानेदार TI इसमें इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा, ये SDOP, ठीक है। तो इस तरीके से 43 भी हमारी दोस्तों क्लियर हो गई। अब आती है 43(1) गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने आदि के लिए जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या है। अभिहित प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकार जो तहसील केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी साधारण या विदेश आदेश द्वारा ही गिरफ्तारी होगी, तलाशी होगी,
ठीक है। इस निमित्त सशक्त किया गया है। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने की योजना के संबंध में जानकारी रखता है या उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई ऐसी सूचना पर यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है या कोई दस्तावेज, वस्तु या ऐसी अन्य चीज़ जो ऐसे अपराध के लिए किए जाने का साक्ष्य दे सकेगी, या कोई मतलब कोई भी जो इससे संबंधित चीज़ें हैं उनको व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है और चीज़ों की तलाशी लेके जो है जब्त कर सकता है, वाहन, स्थान, संपत्ति कुछ भी हो। ठीक है। अब प्रक्रिया क्या है गिरफ्तारी वगैरह की, ठीक है, तो ये 43B में बताई गई है। तो इतना याद रखना है, 43 में गिरफ्तार करने, तलाशी लेने आने की शक्ति है। कौन कौन को है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी, अभिग्रहण आदि की प्रक्रिया 43B में बताई गई है। दोस्तों ये याद रखना, जहाँ भी ABCD जुड़े रहते हैं ये सेक्शंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं। 43 का के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई व्यक्ति यथाशीघ्र उसे ऐसे गिरफ्तारी की आधार को सूचना देगा जैसे दी जाती है वैसे ही कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। अनावश्यक विलंब के कहाँ करेगा? पुलिस थाने के वारसात अधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा। भले ही आपने पकड़ लिया लेकिन आप जो है उसको थाने में तत्काल ले जाएंगे। ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी जिसे उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति या वस्तु अग्रेसित की गई है सब सुविधापूर्ण शीघ्रता ऐसे उपाय करें संहिता के बंदों के अनुसार आवश्यक हो, जो CRPC में प्रोसेस फॉलो है वो आपको करना पड़ेगी। अब आती है 43 जो है C, संहिता के उपबंधों का लागू होना। ठीक है। जब तक संहिता के उपबंध इससे असंगत ना हो तब तक पूर्णतः लागू हों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत थोड़ी सी प्रोसेस लिखी है, वहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी है, उसी के अनुसार पूरा जो है केस चल रहा है, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस हैं। 43D संहिता के उपबंधों का उपांतरित रूप से लागू, कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप से लागू होना। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हमें विस्तार से जो है पढ़ना पड़ेगा। संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, CRPC में या अन्य किसी लॉ में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संहिता की धारा 2 के खंड ग के अर्थ के भीतर संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक अपराध जो है क्या संज्ञेय अपराध समझा जाएगा, भले वो किसी भी कंडीशन का हो। संज्ञेय अपराध मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी, पुलिस को पावर है, आपको कैसे भी धर लेगा और ले जाएगा। संहिता की धारा 67 ऐसे किसी मामले के उपबंध जिसमें अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्लिखित है इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि 15 दिन, 90 दिन और 60 दिन के प्रतिनिधित्वों का जहाँ कहीं भी वे आते हैं यहाँ लगाया जाएगा कि क्रमशः 30 दिन, 90 दिन और 90 दिन के प्रति निर्देश हो। तो दोस्तों यहाँ पर CRPC में 3 चीज़ें चलती हैं। जब कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको, और जेल में होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो 15 दिन से ज़्यादा की जो है दोस्तों पेशी नहीं दी जाती है। हर 15 दिन में उसकी पेशी जो है कि न्यायालय में लाया जाएगा। तो जब इसका मामला होगा, ठीक है, ये आतंकवादी एक्ट का मामला होगा, UPA का इसका मामला होगा, तो वो 15 दिन की जगह क्या है 30 दिन के अंदर जो है उसको यहाँ पर पेशी लगाई जाएगी। 30 दिन से ज़्यादा की पेशी नहीं होगी। तो उस सामान्य मामलों में 15 दिन और यहाँ पर 30 दिन। तो ये 90 दिन वाला जो फार्मूला है दोस्तों, जब कोई जघन्य अपराध होता है जैसा 10 साल से ऊपर वाला या हत्या का या फांसी की सजा जिसमें, और उसमें मान लो अगर 90 दिन के अंदर जो है अगर चालान पेश नहीं किया जाता तो एक कंडीशन ऐसी होती है और एक कंडीशन होती है 60 दिन वाली। ये अपराध की गंभीरता को देखते हुए होती है कि अगर जैसे मान लो छोटा मामला है और 60 दिन के अंदर आपने जो है चालान पेश नहीं किया और व्यक्ति जेल में है तो उसको जमानत का लाभ जो है मिल जाएगा। और बड़े बड़े मामलों में अगर 90 दिन तक आपने चालान पेश नहीं किया है पुलिस ने और वो जेल है तो उसको जमानत तत्काल मिल जाएगी बिना किसी कारण के। तो यहाँ 90 दिन की जगह 90 दिन और यहाँ 60 दिन की जगह भी 90 दिन है। इतना याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 दिन से कम ज़्यादा की पेशी नहीं लगेगी और कोई भी मामला हो जो है 90 दिन ही है। 60 दिन वाला लाभ यहाँ पर अपराधियों को नहीं मिलेगा। केवल इतना है 90 दिन के अंदर अगर चालान पेश चार्जशीट पेश नहीं होती, अंतिम पुलिस प्रतिवेदन नहीं होता है तो उसको जमानत का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अतः अंत स्थापित किए जाएंगे। अब परंतुक सुनो क्या क्या है।
परंतु यह वर्ग यदि 90 दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं है तो न्यायालय यदि वह लोक अभियोजक के अन्वेषण की प्रगति और 90 दिनों की युक्त अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखने के लिए निर्दिष्ट कारणों को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट है, युक्त अवधि को 180 दिन तक विस्तारित कर सकता है। अगर 90 दिन में चालान पेश नहीं, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या जो है बड़ा ही संशोधन किया गया है कि अगर जो अभियोजक है, लोक अभियोजक यानी जीपी साहब, ठीक है, सरकारी वकील जो है, अगर यह कहता है कि 90 दिन में चालान पेश होना मतलब मुमकिन नहीं है और बहुत ही टाइम इसमें लग रहा है, इस आतंकवादी के तार जो है बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं और हमें बहुत प्रोसेस करनी है, तो 180 दिन यानी सीधे के सीधे जो है एक डबल जो है वो कर सकता है कोर्ट चाहे तो, ठीक है, और अपने कारण भी इसमें लिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 90 दिन और 180 दिन याद रखना, 3 महीने और 6 महीने बिल्कुल भी नहीं रखना। परंतु यह भी कि यदि इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में स्थित किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में सौंपने का अनुरोध करता है तो वह ऐसा करने के कारणों का कथन करते हुए एक शपथ पत्र फाइल करेगा और ऐसी पुलिस अभिरक्षा का अनुरोध करने के लिए किसी विलम्ब यदि कोई हो को भी स्पष्ट करेगा। अगर पुलिस वाले फिर से रिमांड मांग रहे हैं तो इस पर जो है विचार करेगा। अब आती है 3 संहिता की धारा 268। ऐसे मामलों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्वलित है इस उपाधारा के अधीन रहते हुए लागू होगी। 268 कैसे लागू होगी? राज्य सरकार के प्रति निर्देश यह लगाया जाए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रति निर्देश है। जहाँ वहाँ पर केवल राज्य सरकार लिखा है वहाँ राज्य और केंद्र दोनों हम मानी जाएंगी। राज्य सरकार के आदेश के अंतर्गत यह माना जाएगा कि केंद्र सरकार का भी आदेश है और राज्य सरकार का भी आदेश है। बी उपधारा 2 में राज्य सरकार के प्रति निर्देश का याद लगाया जाएगा कि केंद्र राज्य सरकार का दोनों के प्रति निर्देश है। इतना बार याद रखना है कि राज्य सरकार जहाँ लिखा है वहाँ पर राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। इसके बाद आता है धारा 4 संहिता की धारा 438 जो है क्या संबंधित है दोस्तों? ये एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत से संबंधित है। ऐसे मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित है जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया गया है। मतलब अगर इस एक्ट के अंतर्गत किसी की FIR हुई है तो उसको अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा, उसको पुलिस में गिरफ्तार होकर बाकायदा जो है कोर्ट में आना पड़ेगा। उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या होना है आपका क्या नहीं। अग्रिम जमानत का लाभ ना हाई कोर्ट दे पाएगा आपको, ना ये डीजे कोर्ट कोई नहीं जो है आपको दे पाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें अग्रिम जमानत जो है इस एक्ट में नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। उपधारा 5 संहिता में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अध्याय 4 और 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है जमानत पर या अपने ही बंद पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाए जब तक कि लोक अभियोग के छोड़े जाने के आवेदन पर सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए। जब तक सरकारी वकील को सरकारी का पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा तब तक जमानत पर कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा। एक पक्षीय जमानत जो है नहीं मिल पाएगी। परंतु ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर या अपने ही बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा यदि न्यायालय की केस डायरी या संहिता की धारा 177 की रिपोर्ट के परिशीलन पर यह राय है कि यह विश्वास करने के लिए युक्त आधार है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग प्रथम दृष्टया सही है। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अगली गंडिका पर। ठीक है। निर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बंधन संहिता या तस्मा प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने संबंधी निर्बंधनों के अतिरिक्त है। ठीक है। इसके बाद आता है उपधारा 7। यहाँ इसको ज़्यादा डाउट नहीं पालना, ये है कि अगर लगता है तो न्यायालय कुछ भी कर सकता है। ठीक है। उसे लगता है विश्वास करने का कारण है कि बिना सुने जमानत दी जानी चाहिए तो वो अपने आधार जो है स्पष्ट करेगा। प्रथम दृष्टया ही अपराध नहीं बनता तब दे देगा, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं देगा। ठीक है। तो ज़्यादा फंसना नहीं है आपको कहीं। जहाँ भी कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट में करके पूछ लेना है, अलग से बिल्कुल स्पष्ट करके मैं आपको जो है बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय अपन वीडियो में नहीं दे सकते हैं।
उपधारा 5 और 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई जमानत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अति आपवादिक परिस्थितियों में के सिवाय और ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाए मंजूर नहीं की जाएगी यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसने देश में आपराधिक रूप से या अवैध रूप से प्रवेश किया है। ठीक है, तो अलग से जमानत के संबंध में जो है मतलब अगर वो विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं, तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। अति से अति रेयर से रेयर केस बात के होते हुए ही दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं दी जाएगी। 43E धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा। तो उपधारणा दोस्तों आप जानते होंगे एविडेंस का भाग है। ठीक है यदि वह साबित हो जाता है कि देखो सबसे पहले उपधारणा ये हो जाती है कि कोर्ट क्या मान के चलेगा, प्रजम्पशन जो है कोर्ट को करनी है या नहीं करनी है। तो वो एविडेंस का भाग है कि 3 प्रकार की होती है, मैं प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, करेगा, कर सकेगा और निश्चायक सबूत। तो उक्त धारा में निर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे में बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी आयुध या उसी प्रकृति के विस्फोटक या अन्य पदार्थ ऐसे अपराध को पारित करने में प्रयोग किए गए थे या विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की अंगुली छाप या कोई ऐसा अन्य निश्चित साक्ष्य जिससे अभियुक्त के अपराध में अंतर्वलित होने का संकेत मिलता है, अपराध स्थल पर या किसी अन्य वस्तु पर या जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपयोग किए गए आयुध और यान भी पाया गया है। तो न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल दर्शात न कर दिया जाए यह उपधारण करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है। ये सब चीज़ें से मिल जाती हैं। तो उल्टा है दोस्तों, इसमें अभियोजन को साबित नहीं करना जैसे हर केस में करना पड़ता है, ये उपधारणा करके चलेगा कि ऐसा हुआ है, तब तक तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तब तक, मतलब उपधारणा खंडनीय तो है लेकिन मजिस्ट्रेट ये मान के चलेगा कि आपने जो है अपराध किया है। इसके बाद की 43 जो है F आती है सूचना देने की बाध्यता। सूचना देने की बाध्यता कौन सी है? किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला अधिकारी पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी से लिखित पूर्वानुमोदन के यदि सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी बैंक या किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी अन्य संस्था स्थापना संगठन किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी व्यक्ति से मुद्दों या विषयों पर इन अपराध के संबंध में उसे कब्जे में की, तो जो भी चीज़ें हैं पहले से सूचना देना पड़ेगी कि आपके कब्जे में ये चीज़ें हैं और हमें चाहिए हैं। ठीक है, उपधारा 1 के अधीन मांगे जानकारी देने में असफल रहना या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देना कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडनीय है। आप उनको पूर्व सूचना दें कि हमें यह जानकारी चाहिए। इन सब चीज़ों को जो ऊपर हमने दी है, जो कोई अगर इस सूचना देने के बाद जानकारी नहीं देता है तो उसको भी जो है 3 वर्ष की जो है सज़ा का प्रावधान या जुर्माने का या दोनों का जो है, जितने भी जो बैंक वगैरह है, स्थानीय प्राधिकारी वगैरह सब हैं जो, ठीक है, अन्वेषण अधिकारी जिससे भी जानकारी मांगेगा वो उसको जानकारी देना पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में यह अपराध माना जाएगा। संहिता में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षिप्त मामले के रूप में किया जाएगा और उक्त संहिता के अध्याय 21 में हैबेस प्रक्रिया उसको लागू होगी। तो ये है कि बहुत ही शानदार चीज़ है, संक्षिप्त मामले के रूप में किया जाएगा, मतलब समरी ट्रायल की चलेगी। बहुत ज़्यादा मौका इसमें जो है अभियुक्तों को नहीं दिया जाएगा, फटाफट जो है इनका फैसला होगा। साक्षियों को संरक्षण, ठीक है, तो साक्षी जो इसके होगा उनको संरक्षण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि दोस्तों साक्षियों को आतंकवादियों के खिलाफ जो है गवाही देना है, तो बहुत ही मतलब बड़ा रिस्क है इसमें। तो इस संहिता के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई में अभिलिखित की जाने वाले कारण न्यायालय ऐसा चाहे तो बंद कमरे में की जाएंगी। बंद कमरे में कैमरा प्रोसीडिंग होगी, कोई वहाँ पर नहीं आएगा कि सुनवाई क्या हो रही है, खुला न्यायालय नहीं होगा। यदि न्यायालय का उसके समक्ष किसी कार्रवाई में किसी साक्षी द्वारा ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है, तो वह लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने वाला ऐसा कोई उपाय करेगा जो वह ठीक समझेगा, कि पता ही न चलेगी कौन साक्षी आया, पेपर में न निकले, मतलब बातें जो है उसकी लीक ना हो। इसके बाद आती है उपधारा 3 विशिष्टता। उपधारा
2 के अधीन उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन मामलों में जिन्हें न्यायालय, ठीक है, तो निश्चित मतलब कार्रवाई कैसे की जाए, अपने आदेश कैसे जनता तक पहुंचा जाए, ये सब चीज़ें हैं। ये पढ़ने का भाग, कोई समझाने का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा तो 3 वर्ष तक की सजा है। ये इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपराधों का संज्ञान कैसे होगा, ठीक है। तो कोई न्यायालय अध्यादेश के अधीन केंद्र सरकार या ऐसे निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अध्याय 4(6) के अधीन यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, और जहाँ ऐसा अपराध किसी विदेशी या सरकार के विरुद्ध किया जाता है वहाँ केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लगेगा। अगर भारत में अपराध किया गया तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की यथास्थिति क्या है, नहीं सॉरी, राज्य सरकार का इसमें नहीं है, केंद्र सरकार की मंजूरी ही चाहिए है, ठीक है, या उसके अधीन निमित्त किसी प्राधिकारी की, ठीक है। एकत्रित साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगा यथास्थिति केंद्र सरकार या सरकार को ऐसे समय के भीतर जो भेद की जाए सिफारिश देगा, ठीक है, एक समय के भीतर। 46 आती है धारा 46, संसूचनाओं के अंतर्रोधन के माध्यम से संग्रहित साक्ष्य की जो है ग्राह्यता क्या होगी, एडमिसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ये एविडेंस का भाग है दोस्तों। सूचनाओं के अंतर्रोधन के माध्यम से संग्रहित, जो संग्रहित हुए हैं, एकत्रित हुए साक्ष्य, उनकी ग्राह्यता क्या होगी, धारा 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय तार अधिनियम 1885 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन, ठीक है, तार इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतर्रोधन के माध्यम संग्रहित साक्ष्य किसी मामले के विचारण के दौरान किसी न्यायालय में अव्यक्त विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मान लो व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी भी साधन से जो कलेक्ट की गई है एविडेंस, वो इसमें जो है मान्य की जाएगी, ये है। परंतु अंतर्रोध किसी तार इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना, तार जानते, तार खुला होता था, पोस्ट ऑफिस से लिफाफा जाता है, तार में ऊपर लिखा होता है कि क्या लिखा है इसमें, तो उसमें जैसे कोई मरने वरने की सूचना होती है, जल्दी पहुंचाना होता था तो तार लिख देते ताकि उसमें डाकिया पढ़ ले और जल्दी से जल्दी उस खबर को जो है दे दे। परंतु अंतर्रोध किसी तार इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अंतर वस्तु या उससे व्युत्पन्न साक्ष्य किसी न्यायालय में किसी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में तब तक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक अभियुक्त को उस पूर्वोक्त विधि के अधीन जिसके अधीन अंतर्रोधन का निर्देश दिया गया या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के प्रति विचारण, सुनवाई या कार्रवाई के कम से कम 10 दिन पूर्व ना दे दी गई हो। तो कम से कम 10 दिन पूर्व उसको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, तभी उसके विरुद्ध जो है वो सब चीज़ें जो है लागू होंगी, उसको देना पड़ेगी CD वगैरह, और वो जो है अपनी तैयारी ताकि अपनी अधिवक्ता के माध्यम से करा पाए। परंतु यह हुआ कि मामले का विचारण कर रहे न्यायाधीश द्वारा 10 दिन की अवधि का अधित्याग किया जा सकेगा। अधित्याग भी कर सकता नहीं देना 10 दिन का समय, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण, सुनवाई या कार्रवाई 10 दिन पूर्व ऐसा आदेश अभियुक्त को दिया जाना संभव नहीं था और ऐसे आदेश प्राप्त करने से विलंब से अभियुक्त का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों वो मना भी कर सकता है। लेकिन 10 डेज जो है याद रखना, इन्हीं नए सब्जेक्ट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से बनने हैं, मेरी बात मानो एकदम, इनको जो है रट डालो पूरा। इसके बाद आती है सेक्शन 47 अधिकारिता का वर्जन। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्ति से रूप से उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, किसको, केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, अर्थात कलेक्टर ही जिला मजिस्ट्रेट होता है, DM साहब, यहाँ पर सेशन जज नहीं है, याद रखना। अधिकारिता का वर्जन, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकरण किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या आवेदन या अपील अथवा पुनरीक्षण के रूप में प्रसंगत नहीं की जाए। किसी न्यायालय में भी की गई इसके विरुद्ध की गई कार्रवाई किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या आवेदन या अपील या पुनरीक्षण यानी रिवीजन में प्रश्नगत नहीं की जाएगी और इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकार द्वारा कोई भी आदेश मंजूर नहीं किया जाएगा, कोई स्टे ऑर्डर नहीं आएगा, ये है।
उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई सिविल न्यायालय अन्य प्राधिकारी धारा 36 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कोई अधिकारता शक्तियाँ प्राधिकार नहीं रखेगा या उसका उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब लिख तो देते हैं कानून में, ये सब है, सही है, लेकिन अगर न्यायालय को कहीं लगता है किसी व्यक्ति के साथ जो है अत्याचार हो रहा है और कानून के उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है तो बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। ये सब दरकिनार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन में कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ लिखा है हमें वैसा का वैसा पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और इसी को सही मानते हुए जो है पूरा का पूरा अपना पेपर देना है। इसके बाद आती है सेक्शन 48 अन्य अधिनियमितियों से असंगत अधिनियम और नियमों आदि का प्रभाव। जो अन्य अधिनियम है उसके अगर यह असंगत है तो उस पर और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाया गया किसी नियम या की आदेशों के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाले किसी लिखित अंतर्राष्ट्रीय उससे संगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। अगर किसी अन्य एक्ट से इसके कन्फ्लिक्ट करते हैं उपबंध तो ये प्रभावी होगा, उन पर वो नहीं। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण मैंने पूछा था धारा 52 में जो है अपन एक लिस्ट बनाएंगे अलग से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई, ये छोटे छोटे एक्ट हैं और उसमें ये भी डालेंगे अपन कि मतलब ये संज्ञेय है कि नहीं है, लोक सेवक कहाँ है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपके 20-30 प्रश्न जो है ऐसे ही क्लियर मैं आपके करा दूंगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर ये लगता है कि कोई सद्भावपूर्वक कार्रवाई की गई है तो उसके लिए संरक्षण मिलेगा। केवल ये इतना इम्पोर्टेंट रखना है कि किस धारा में, तो 49 में है और कोई ज़्यादा इसमें पढ़ने। व्यावृत्ति वो होती है कि सेविंग होती है, ये कि किन किन एक्टों को ये नहीं छुएगी, उसको सेव करके चलेगी। ठीक है, धारा 50 में व्यावृत्ति, हर एक्ट में लगभग व्यावृत्ति भी होती है, तो ये भी हमें याद रखना है कि किस एक्ट में जो है और कहाँ पर ये व्यावृत्ति दी गई है। ठीक है, तो ये नौसेना, वायुसेना, अन्य सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी न्यायालय पर ये जो है प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये लागू जो है नहीं होगी। ठीक है, सेना के न्यायालयों पर ये जो है लागू नहीं होगा। 41 अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट आयुध अनुज्ञप्ति का परिबद्ध किया जाना। अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति जिस पर चार्ज लगाए गए हैं उसका पासपोर्ट और जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उसको लाइसेंस वगैरह किए गए हैं उनका परिबद्ध किया जाना। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट और उसकी आयुध अनुज्ञप्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया है ऐसी अवधि के लिए जैसे न्यायालय ठीक समझे परिबद्ध कर सकता है कि आप लाइसेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अन्य शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य जो केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कर सकती है, तो ये आदेश की अनुसूची सूचीबद्ध ये सब जो चीज़ें नहीं है पढ़ सकती, संपर्क कर सकती है, यही सब चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पर। जब मैं सबसे लास्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगा जैसे वन लाइनर फैक्टर बनाऊंगा उसमें पूरा का पूरा एक धारा से लेके आखिरी तक आपका जो अधिनियम रहेगा और एक एक चीज़ फैक्ट वाइज और सेक्शंस की जो आपके लिए आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से उसको बताऊंगा। इसको अभी अपन ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ ही लिया है। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, धारा 52 में, तो ये भी कोई जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल इतना याद रखना है नियम बनाने की शक्ति ये भी लिस्ट का जो है विषय है, एक लिस्ट बनाएगा नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, इसमें किसको है, केंद्र सरकार को, बस इतना याद रखना है। 53 है आदेशों व नियमों का संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना। ठीक है, तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट जो है चीज़ नहीं है, केवल इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है कि 30 दिन की अवधि के अंतर्गत रखना है, तो 1967 में वो रख चुका है, कोई अब इम्पोर्टेंट जो है नहीं है। अब अगली लेक्चर में अपन जो है पढ़ेंगे ये अनुसूचनियाँ और देख लेंगे, इसके बाद बहुत ही शानदार लेक्चर होगा इस अधिनियम